हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। सुपर टेट 2021 की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी लोग जल्दी से आज सुबह की क्लास से जुड़ जाइए। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज क्लासेस लगातार दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी कल शाम को आप लोगों को कराया गया था। अगर आपने ना किया हो तो उसे एक बार जरूर हल करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके उसमें कवर किए गए थे। तो आज एक बार फिर से आगे बढ़ते हम लोग। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भूगोल के दो पार्ट हम आपको करा चुके हैं जियोग्राफी के। आज हमारा तीसरा पार्ट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन 2-3 नंबर आपके यहाँ से हंडेंगे। तो कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए। और पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक नीचे दिया गया। सुपर टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। वहां पर जाकर के इनको जरूर देखते रहिए, एक से एक करके सभी को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हमने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए थे दो पार्ट में। आज आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की संपूर्ण तटरेखा जिसमें कि आपका द्वीपों का भाग आ जाता है, आपका जो मुख्य तटीय भाग आ जाता है, सब कुछ मिलाकर अगर आपको बताया जाए तो ये 7516.6 किलोमीटर होता है। अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो लगभग 5500 से 6000 किलोमीटर के आसपास बनती है। लेकिन कुल तटरेखा की लंबाई जब आपसे पूछी जाएगी तो 7516.6 किलोमीटर ये इसकी लंबाई बनती है जाकर के। ये भारत की तटरेखा की लंबाई है, जो समुद्र के किनारे की तटरेखा है उसकी लंबाई बताई गई है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 डिग्री चैनल क्या है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है ये स्थान है एक, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, दोनों एक के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जहां पर ये दोनों द्वीप एक दूसरे को से अलग होते हैं उस स्थान को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। एक अंक आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रीहरिकोटा द्वीप वह किसके समीप स्थित है। कहाँ है और किसके समीप स्थित है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा क्या है, एक द्वीप है और उपग्रह प्रक्षेपण स्थान है। एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण स्थान है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा द्वीप है दोस्तों। ये एक बात याद रखिएगा, सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण जो कि है, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है उसके समीप ये द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र एकमात्र है जहां से उपग्रह भेजे जाते हैं, उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दक्षिण एशिया कह लिया जाए या आपसे अगर इंडिया का पूछ दिया जाए तो इंडिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और एकमात्र ज्वालामुखी के रूप में भी यही जाना जाता है, जो कि वैरन द्वीप है। वैरन द्वीप कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित एक छोटा सा द्वीप है। 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह द्वीप एक ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित होता रहता है। और अंतिम बार ये 2005 में प्रस्फुटित हुआ था, तब से लगातार इसमें से लावा निकल रहा। तो आप लोगों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। वैरन द्वीप ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में स्थित है और ये आपका इंडिया के अंतर्गत आता, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है। कोरी क्रीक जो है ये कच्छ का रण, आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर है, गुजरात में है कच्छ का रण, यहीं पर कोरी क्रीक स्थित है। याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का कोहिनूर जो राज्य कहा जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ के सीएम हम आपको कल दो दो क्लासेस में बता चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं। 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की हैं, अमरावती, कुर्नूल और आपकी विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की हैं। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो भारत का कोहिनूर इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही ऐसी एकमात्र खान है जहाँ हीरे की खान है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था, इसलिए इसे हम कहते हैं
आंध्र प्रदेश में भारत का कोहिनूर, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट या आईटी पावर हाउस कहते हैं? तो जब बात भारत की होगी तो सिलिकॉन स्टेट के रूप में या आईटी पावर हाउस के रूप में जो राज्य जाना जाता है वो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में बेंगलोर स्थित है। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर का काम होता है, आईटी का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो बेंगलोर में ही स्थित है। इस वजह से इसे सिलिकॉन स्टेट या आईटी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, सिलिकॉन वैली एक आपके यूएसए में जगह है और इस जगह को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा आईटी का हब जो है, सबसे बड़ा आईटी कंपनीज का जो हब है वो सिलिकॉन वैली में ही स्थित है। जब बात की जाएगी इंडिया की सिलिकॉन वैली, यानी कि इंडिया में आईटी का हब कहाँ पर है, तो ऊपर हमने आपको बताया कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? बेंगलोर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। इंडिया में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यूपी टेट में एक बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को याद रखना। जो लोग रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, तो आप लोग अच्छे से सभी लोग एक एक क्लास को देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्य, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े तीन राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर आपका आता है राजस्थान, नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आता है महाराष्ट्र, और जब बात नंबर 4 की जाएगी तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 4 पर आता है। इसका लगभग 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट का वर्ग क्षेत्रफल है, एरिया है, याद रखिएगा दोस्तों। जो कि राजस्थान और 3 लाख के आसपास इन दोनों का है, 3 लाख से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। इसके बाद 2.5 लाख के आसपास, लगभग 280 के आसपास उत्तर प्रदेश का है। लेकिन मेन आपको ये नहीं याद रखना, नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन सा है? घना बसा मरुस्थल का मतलब होता है कि जहाँ का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग मरुस्थल पर बसें, क्योंकि मरुस्थल ऐसा एरिया होता है जहाँ बहुत कम ही लोग बसते हैं। तो ये दोस्तों थार का मरुस्थल है, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल क्या होता है? रेत के बड़े बड़े जो मैदान होते हैं, रेत के बड़े बड़े पहाड़ जो जम जाते हैं वो आपके मरुस्थल कहे जाते हैं, और ये राजस्थान में है थार का मरुस्थल। यहाँ 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका थार के मरुस्थल पर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 7 बहनों के रूप में से हैं, तो इन्हें 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है। 7 सिस्टर्स स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, एक नाम यहाँ पर कम लिखा हुआ है वो हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इनको याद करिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और अगला है हमारा मणिपुर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर यहाँ लिखना भूल गए हैं। तो ये आपके 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 बहनों के राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और आपका मणिपुर। ये आपके 7 राज्य ऐसे हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। मणिपुर चूंकि इसमें लिखा नहीं है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको बता दिया है। सभी लोग जरूर याद रखिएगा। हमने कल आपको सुबह करंट अफेयर की क्लास दी थी, उसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तुरंत जाइएगा वहां से उसे डाउनलोड करिएगा और सभी लिंक पर जाकर के पुरानी क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आ रहे हैं। कल से आपकी संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग अगर चाहते हो तो एक बार करना मत भूलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती? कोई क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। सुपर टेट में क्वेश्चन आया था कि थारू जनजाति किन राज्यों से संबंध रखती है, तो वहां आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सही माना गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है, उत्तराखंड के भी जो हमारा उत्तराखंड का ऊपरी क्षेत्र है वहां पर यह जनजाति पाई जाती है, और ये जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है।
जनजाति नाम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्य आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरहुल त्योहार किस जनजाति के द्वारा और कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सरहुल त्योहार जो है ये आपके एक तरीके से कहा जाए आपको तो नववर्ष जो चैत्र प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा पर न मनाकर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि चैत्र के तीसरे दिन त्योहार जो मनाया जाता है उसे सरहुल त्योहार कहते हैं। लेकिन हम लोगों के द्वारा ये नहीं मनाया जाता। ये मुंडा जनजाति है, एक प्रकार की जनजाति है। आपने विरसा मुंडा का नाम सुना होगा, वही मुंडा जनजाति, वही उसी की बात कर रहे हैं। वो आपकी मुंडा जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नए वर्ष के रूप में अप्रैल मार्च में ही आपका चैत्र शुक्ल तृतीया पड़ता है, इस वजह से यहाँ अप्रैल मार्च लिख दिया गया है। लेकिन आपको मेन हिंदी में भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर राज्य की बात की जाए तो मुंडा जनजाति जो आपकी पाई जाती है मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड के अलावा आपका जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पर भी पाई जाती है। अगर जगह की बात की जाए तो मुख्य रूप से बोकारो का जो एरिया है वहां पर आपको सरहुल जनजाति देखने को, ये मुंडा जनजाति देखने को मिलेगी, जो कि सरहुल पर्व मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आया करे तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है, लेकिन इसके बाद बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा नंबर सेकंड पर है, और नंबर थर्ड पर कहीं कहीं आपको तेलुगु मिलता है, कहीं आपको मराठी भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों लगभग नंबर 3 पर ही माने जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, नंबर 1 पर हिंदी, नंबर 2 पर बंगला और नंबर 3 पर तेलुगु और मराठी, तीनों ये दोनों भाषाएं देखने को मिलती हैं। और आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी प्रकार से देते रहेंगे। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिया था जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट जुड़े हुए थे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर स्वयं से हल करिएगा। आज शाम को 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होने वाली है। पहली लाइव क्लास है, सभी लोग जरूर लाइव क्लास से जुड़िएगा। उसी में आज से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लासेस को जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।